हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 टॉपिक फॉर पेपर 2 अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो तो ये है आपका हाइपीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। ठीक है, तो हाइपोमेनोरिया क्या होते हैं? तो हाइपोमेनोरिया में बताया गया है व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज यूजुअली स्कैंटी एंड लास्टेस फॉर लेस देन 2 days, इट इज़ कॉल्ड हाइपोमेनोरिया। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है यूजुअली स्कैंटी है और 2 दिन तक है। ठीक है, सॉरी 2 दिन से कम है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? हाइपोमेनोरिया कहलाएगा। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो लोकल जैसे कि आपका यूट्राइन, ये बोल सकते हैं स्नेचिंग। ठीक है, यूट्राइन स्नेचिंग, एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, लोकली ये रीज़न हो सकते हैं। एंड इसके अलावा एंडोक्रेनियल में बात करें तो एंडोक्रेनियल में यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थायराइड डिसफंक्शन, प्रीमेनोपॉजल पीरियड। ठीक है, सिस्टेमिक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो माल न्यूट्रिशन आते हैं। इसके अलावा साइकोजेनिक फैक्टर सच एस स्ट्रेस एंड एक्सेसिव एक्सटीमेट। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में सच एस स्ट्रेस एंड एक्सेसिव एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट। इसके अलावा स्टेरमनस सिंड्रोम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इंट्रायूट्राइन एडेशन में। तो ये जो है आपका हाइपोमेनोरिया का कॉजेज बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है ओलिंगोमेनोरिया। क्या होता है ओलिंगोमेनोरिया? तो ओलिंगोमेनोरिया को होते हैं मीनिंग menstrual bleeding occurring more than 35 days apart and which remains constant at that frequency। तो क्या है? menstrual bleeding more than 35 days, 35 दिन से ज़्यादा हो रहा है, अपार्ट विच रिमाइंस कंस्टेंट एट द फ्रिक्वेंसी। इसके कॉजेज़ क्या हैं? एज रिलेटेड बात करें तो एज रिलेटेड में बताया गया है कि ड्यूरिंग अडल्सेंस एंड प्रीसीडिंग मेनोपॉज, वेट रिलेटेड जैसे कि ओबिसिटी हो गया, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज रिलेटेड हो सकते हैं, एंडो क्रेनियल डिसऑर्डर जैसे कि पीसीओएस मोस्ट कॉमन है, हाइपर हाइपर प्रो प्रोलैक्टिनेमिया हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया। ठीक है, एंड्रोजेनिक प्रोडक्ट्स एंड्रोजेनिक प्रोडक्शन सॉरी प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जैसे कि ओवेरियन। ठीक है, एड्रिनल, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्रियोसिस हो गया। ठीक है, इसमें ड्रग ड्रग जैसे कि आपके पिनोथेनाजाइन हो गया, सिमेटिडिन हो गया, मेथाइल डोपा हो गया, इन सभी की वजह से हो सकता है। ये कॉजेस हैं ओलिंगोमेनोरिया के। फिर नेक्स्ट है आपका अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एयूबी। एयूबी के विषय में क्या बताया गया है? तो एनी यूट्राइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल वॉल्यूम ड्यूरेशन इसके रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी इज considered abnormal uterine bleeding. Any uterine bleeding outside the normal volume, duration, regularity, or frequency is considered abnormal uterine bleeding. Nearly 30% of all gynecological outpatients attended attended are for a abnormal uterine bleeding. नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, जैसे कि साइकिल इंटरवल जो होता है वो 28 डेज का होता है, यानी कि 21 से लेकर के 35 डेज का। मेंस्ट्रुअल फ्लो 4 से 5 दिन तक होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस 35 ml होता है, 20 से 80 ml अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? तो कॉमन कॉजेज़ यहाँ पे बताया गया है कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एंडोक्रेनियल डिसफंक्शन हो गया, यानी कि थायराइड डिसऑर्डर जैसे कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो गया, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोप्लास्टिक ग्रोथ हो गया। तो ये सभी कॉमन कॉजेस हैं। फिर है पैटर्न्स ऑफ अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो क्या क्या है पैटर्न? तो पहला है आपका मेनोरेजिया।
या हाइपरमेनोरिया। तो मेनोरेजिया हाइपरमेनोरिया में बताया है रेगुलर साइकिल रहता है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्सेसिव अमाउंट में। पॉलीमोन्यूरिया में बताया गया है फिर फ्रिक्वेंट साइकिल रहेगा, नॉर्मल ब्रीडिंग होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंट साइकिल यानी कि लेस देन 21 डेज, नॉर्मल ब्रीडिंग होगा लेस देन 21 डेज। इसी प्रकार पॉलीमेन्योरिया में क्या होता है, तो फ्रिक्वेंट साइकिल होते हैं पर हैवी ब्लीडिंग होता है, यानी कि 80 ml से ज़्यादा होगा। मेट्रोरेजिया में बताया गया है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। ओलिगोमेन्योरिया में बताया है कि इनफ्रीक्वेंट साइकिल होते हैं, मतलब मोर देन 35 डेज का होते हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग होगा 15 से 80 ml। हाइपोमेन्योरिया में बताया गया है कि रेगुलर साइकिल होगा, लाइट ब्लीडिंग होगा, यानी कि लेस देन 15 ml। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस में बताया गया है कि डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कंप्लीट हीमोग्राम, थायराइड, प्रेगनेंसी टेस्ट ये कराएंगे। इमेजिंग में अपन यूएसजी ये कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, हिस्ट्रोस्कोपी कराएंगे। ये डायग्नोसिस हो गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें तो क्लासिफिकेशन में बताया है पाल्मा कोइन क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, एक आपको होता है स्ट्रक्चरल कॉजेस और एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल सिस्टमिक कॉजेस। तो स्ट्रक्चरल कॉजेस के अंतर्गत जैसे कि पॉलिप हो गया, ठीक है, पीसी। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। तो पाल्मा कॉइन क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पाल्मा कॉइन जो क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत स्ट्रक्चरल जो कॉजेस हैं, ठीक है, और नॉन स्ट्रक्चरल सिस्टमिक जो कॉजेस हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो पॉलिप हो गया, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। एडेनोमायोसिस हो गया, ये आपका आ जाएगा। लियोमायोमा हो गया। तो लियोमायोमा दो प्रकार का हो सकता है, सबम्यूकोसल मायोमा और अदर मायोमा। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेसिया, तो ये सभी क्या है स्ट्रक्चरल कॉजेस के अंतर्गत आते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल सिस्टमिक कॉजेस के अंतर्गत कोगुलोपैथी हो गया, ओवुलेटरी डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियल और एट्रोजेनिक, फिर नॉट येट आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये क्या है नॉन स्ट्रक्चरल सिस्टमिक कॉजेस के अंतर्गत आते हैं। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो दो प्रकार से, सर्जिकल केयर और मेडिकल केयर, दो टाइप से अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल केयर के अंतर्गत आते हैं OCP 5 कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन ए साइक्लिंग और कंटिन्यूस रीगेमेन टू कंट्रोल AUB। इसके अलावा बताया गया है लियोनार्जेस्ट्राल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम इज कंसिडर ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। एस्ट्रोजन अपन देना है हाई डोज में, प्रोजेस्ट्रीन देना है क्रोनिक मैनेजमेंट में, और NSAIDs देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर्जिकल केयर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, डायलेशन एंड कटराइजेशन। ठीक है, तो डायलेशन एंड कटराइजेशन हो गया। इसके अलावा आपका हिस्टेक्टोमी करा सकते हैं, एंडोमेट्रियल एबल्शन। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल एबल्शन ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगा। और यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।